Hello, my dear friends. Welcome back in my YouTube channel. This is Riya Vash and you are watching my channel R Study Studio. So guys, जैसा कि हम सबको पता है कि SSC CHSL 2024 के एग्जाम्स लगभग जून या जुलाई में कंडक्ट होने वाले हैं, क्योंकि SSC ने अपने जो पूरे साल की एग्जाम्स का एक कैलेंडर रिलीज किया था, उसमें एग्जाम फॉर्म भरने के लिए टेंटेटिव डेट 2 अप्रैल से लगभग मई तक उन्होंने दी है। उसके बाद जब फॉर्म्स फिल हो जाएंगे फिर जून या जुलाई में जाकर के इसके एग्जाम्स कंडक्ट किए जाएंगे। तो जैसा कि हमें पता है कि इस एग्जाम में टियर 1 का जो एग्जाम होगा आपका जून और जुलाई के लगभग, उसमें 4 सब्जेक्ट्स पूछे जाते हैं। आपका एक जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस, इंग्लिश एंड रीजनिंग। तो आज हम यहाँ से SSC CHSL में जनरल अवेयरनेस के लेक्चर्स को स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी एंड इकोनॉमिक्स, ये चारों सब्जेक्ट्स का कंप्लीट एंटायर सिलेबस मैं आपको यहाँ पर अपने लेक्चर्स वीडियो के द्वारा प्रोवाइड कराने वाली हूँ। तो यहाँ पर हम अपना कंप्लीट सिलेबस यहाँ पर पूरा करेंगे और एक एक पॉइंट मैं आपको यहाँ पर बताने वाली हूँ। तो चलिए आज हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हिस्ट्री से, क्योंकि हिस्ट्री का जो एक सिलेबस होता है वो बहुत वाइड सिलेबस होता है। तो सबसे पहले हम हिस्ट्री के ही सभी टॉपिक्स को कवर अप करते चलेंगे, वो भी बहुत अच्छे से। तो हिस्ट्री में देखो जैसे होता है कि हमारा हिस्ट्री 3 पार्ट्स में डिवाइड रहती है। सबसे पहली होती है हमारी एंशिएंट हिस्ट्री, दूसरे नंबर पे आती है हमारी मेडिवल हिस्ट्री और तीसरे नंबर पे आती है हमारी मॉडर्न हिस्ट्री। तो सबसे पहले हम आज अपना एंशिएंट हिस्ट्री के टॉपिक से स्टार्ट करेंगे और एंशिएंट हिस्ट्री का सबसे पहला टॉपिक आप पीछे मेरी स्क्रीन पर देख सकते हो। कौन सा है सबसे पहला टॉपिक? सिंधु घाटी सभ्यता यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन। हिंदी और इंग्लिश दोनों में बताती चलूंगी तो परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। तो देखो, इंडस वैली सिविलाइजेशन ही सबसे पहला टॉपिक है हमारा एंशिएंट हिस्ट्री में, और ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हर साल यहाँ से बनते हैं, तो इसको बहुत ध्यान से मैं इसका सब कुछ आपको यहाँ पूरी डिटेल में बताने वाली हूँ। तो चलिए अपनी वीडियो को हम जल्दी से स्टार्ट कर देते हैं। ये लेक्चर फर्स्ट को हम देखेंगे। देखो, सबसे पहले हम देखने वाले हैं थ्योरीज ऑफ हड़प्पन ओरिजिन, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता का उद्गम कैसे हुआ, उसके बारे में डिफरेंट थ्योरीज यहाँ पर दी गई हैं। कोई एक थ्योरी नहीं है, डिफरेंट थ्योरीज दी गई हैं। देखो, सबसे पहले क्या हुआ? सबसे पहले बोला गया कि ये जो सिविलाइजेशन है ये द्रविडियंस यानी कि द्रविड़ों के द्वारा एस्टेब्लिश की गई। यानी कि ये जो सभ्यता है सिंधु घाटी की, ये किसके द्वारा एस्टेब्लिश की गई? द्रविडियंस के द्वारा। फिर बोला गया कि आर्यंस के द्वारा इसको हमारा एस्टेब्लिश किया गया। फिर हमारा बोला गया कि मेसोपोटामिया, जो कि इसकी एक समकालीन सभ्यता भी थी। समकालीन का मतलब होता है कि सेम टाइम पीरियड की जो सभ्यता थी उसका इन्फ्लुएंस इस पर आता है, यानी कि ये सभ्यता उसी की इसकी ओरिजिन जो है वो मेसोपोटामिया से इन्फ्लुएंस करती है। फिर आता है हमारा ईरानियन बलूची रस्टिक कल्चर, कि ये सभ्यता हमारी ईरानियन बलूची रस्टिक कल्चर से इन्फ्लुएंस करती है। या फिर थ्योरी ऑफ इंडियन ओरिजिन, सोठी कल्चर में भी इसका इन्फ्लुएंस मिलता है। यानी कि कुल मिलाकर बात ये है कि यहाँ पर कोई एक फिक्स हम नहीं बोल सकते कि इस सभ्यता का उद्गम कैसे हुआ, ओरिजिन क्या रहा, किसने इसको एस्टेब्लिश किया। बहुत सारे पॉइंट्स यहाँ पर दिए गए हैं। इससे रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन आपका बहुत रिलेटिवली कम ही बनता है, क्योंकि जो क्वेश्चन बना रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है, उसको भी पता है कि वो क्या ऑप्शन देगा, है ना। क्योंकि एक तो कोई पर्टिकुलर आंसर इस चीज का नहीं है, सबने अलग अलग थ्योरीज को यहाँ पर दिया है। तो यहाँ से आप पढ़ के चले जाना। ऐसा वैसे यहाँ से बहुत कम चांसेस है कि कोई क्वेश्चन बनता है। ओके, आगे देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का काल समय क्या है, यानी कि कब शुरू हुई, कितने साल पहले आज से शुरू हुई। तो देखो, इसका जो एक पीरियड दिया गया है इंडस वैली सिविलाइजेशन का, वो दिया गया है 2500 BC से 1750 BC। अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान से समझना, BC का पहले मतलब समझो। BC का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट। इसका पूरा नाम होता है BCE, बिफोर क्राइस्ट इरा। ये ना उल्टी चलती है, मतलब इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि जीसस के जन्म से कितने समय पहले तक का साल है उसको यहाँ पे BC दर्शाता है। और ये उल्टा कैलकुलेट होता है, जैसे कि 2500 BC टू 1750 BC, यानी कि ये उल्टा घटते क्रम में अपना चलता है। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे, है ना। ये यहाँ पर BC का मतलब भी बता दिया और ये उल्टा घटते क्रम में इसको
कंसिडर किया जाता है, मतलब कि इसका मेन जो टाइम दिया गया है वो 2550 बीसी से 1750 बीसी दिया गया है। ठीक है, लेकिन फिर इसको आगे 3 भागों में बांट दिया गया, यानी कि ये शुरुआत कब हुई, यानी कि इसका अर्ली पीरियड, फिर इसका एक्सपेंशन यानी कि इसका विस्तार कब हुआ, और फिर आता है इसका फॉल यानी कि इसका पतन कब हुआ। तो देखो अर्ली पीरियड जो इसका दिया गया है वो है 2550 बीसी से 2250 बीसी। ठीक है, इसका एक्सपेंशन यानी कि जब इसका पूरे विस्तार पे थी, अपना पूरी एक्सपेंड हो चुकी थी, तो इसका टाइम पीरियड क्या दिया गया है, थोड़ा सा देखो यहाँ पर, ये रहा विस्तार का काल इसका 2250 बीसी से 1950 बीसी, और फिर पतन का काल 1950 बीसी से 1750 बीसी। तो वही इसका टोटल टाइम पीरियड है। यहाँ पे इन्होंने क्या दे दिया, काल निर्धारण दे दिया इसका 2550 बीसी से 1750 बीसी। अकॉर्डिंग टू रेडियो कार्बन डेट, इसका रेडियो कार्बन डेटिंग जब हुई तो उसके अकॉर्डिंग इसका टाइम पीरियड क्या आया, वो आया 2300 बीसी से 1750 बीसी माना गया है। वैसे अगर आपका ये क्वेश्चन आता है तो आपको टिक में यही एक टाइम पीरियड टिक करके आना होगा, वो रेडियो कार्बन डेटिंग के हिसाब से बोला गया है। अगर रेडियो कार्बन डेटिंग के हिसाब से पूछता है तो फिर आपका ये 2300 बीसी से 1750 बीसी कंसिडर किया जाएगा। उससे आगे देखते हैं कि कौन कौन लोग इसकी खुदाई के काम में जुड़े थे। देखो जो ये सभ्यता है ये बहुत पुरानी सभ्यता है, लेकिन इसकी खुदाई कब की गई, इसकी खुदाई लगभग सन 1900 के बाद ही शुरू की गई थी। अब देखो किसने कैसे क्या क्या कहाँ कहाँ पर खुदाई की और क्या क्या अवशेष मिले वो यहाँ पर बताने वाले हैं। तो पीपल इन्वॉल्व इन माइनिंग, कौन कौन लोग इसकी खुदाई में शामिल थे। तो सबसे पहले अलेक्जेंडर कनिंगम नाम के व्यक्ति ने 1853 में सन 1853 में हड़प्पा कल्चर की सील्स यानी कि मोहरों को देखा था। किसने देखा था, अलेक्जेंडर कनिंगम ने 1853 में हड़प्पन कल्चर की मोहरों को फर्स्ट टाइम देखा था, फर्स्ट टाइम इनको मिली थी ये मोहर। ठीक है, फिर 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खुदाई की, किसकी हेल्प से, जॉन मार्शल की हेल्प से हड़प्पा की खुदाई की सबसे पहले, किसने, दयाराम साहनी ने 1921 में। फिर क्या हुआ, फिर रखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खुदाई की 1921 में। 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खुदाई की और रखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खुदाई की। ये दोनों मेनली सिटीज मानी जाती हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन की। वैसे तो बहुत सारी सिटीज है लेकिन मेनली यही सिटीज मानी जाती हैं, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। ये जो हिस्सा है ये कहाँ का हिस्सा था, ये मेजरली सिंध का हिस्सा था हमारा। सिंध आज का एक हम कह सकते हैं जो सिंध का हिस्सा है वो पाकिस्तान में है। उस टाइम पर पाकिस्तान नहीं होता था, पाकिस्तान तो हमारे इंडिया से 1947 के बाद अलग हुआ है ना, 1947 को वो अलग हो गया था। लेकिन उससे पहले सारा जो हमारा एरिया था, जो भी सारा ये सिंध का भी एरिया था वो इंडिया में ही था, और ये मोहनजोदड़ो सिंध का ही एरिया था। फिर क्या हुआ, फ्रॉम 1926 टू 1934, सन 1926 से 1934 तक एमएस वत्स ने हड़प्पा की खुदाई की। सबसे पहले दयाराम साहनी और जॉन मार्शल ने की थी 1921 में, और फिर 1926 से 1934 तक एमएस वत्स ने हड़प्पा की खुदाई की। अलग अलग लोगों ने अलग अलग टाइम पर खुदाई की, ऐसा नहीं है कि एक ही टाइम पर अपना हो गई और जो मिला मिल गया और जो नहीं मिलना था वो नहीं मिला। अलग अलग टाइम पर अलग अलग लोगों ने यहाँ पे खुदाई की और अलग अलग अवशेष यहाँ पर मिलते रहे। जैसे फिर उसके बाद जॉन मार्शल ने फिर से मोहनजोदड़ो की खुदाई की 1934 में। ठीक है ना, सबसे पहले मैंने बता दिया था कि मोहनजोदड़ो की खुदाई से पहले जॉन मार्शल ने हड़प्पा की खुदाई की थी, फिर मोहनजोदड़ो की भी खुदाई की 1934। आगे देखते हैं हम। देखो आगे इसका हम देखेंगे ज्योग्राफिक कवरेज कि ये इसका ज्योग्राफिकली कवरेज कहाँ तक है। देखो इसका जो सेंटर कल्चर, इस कल्चर का जो सेंटर एरिया था वो मैंने पहले भी बता दिया, सिंध का रीजन था जो कि आज का पाकिस्तान है ना। इसका मेजर पार्ट सिंध में था, कुछ हिस्सा इसका बहुत कम
लगभग इसका हमारा इंडिया में भी है, लेकिन बहुत कम। मेन इसके जो सेंटर रीजन थे वो हमारे सिंध में ही थे। इसका जो एक्सटेंशन यानी कि जो इसका आकार है वो एक ट्रायंगुलर फॉर्म का आकार है, ठीक है ना, जैसे ट्रायंगल होता है हमारा, उस फॉर्म का इसका एक्सटेंशन यानी कि आकार है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि हमारा जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक्सटेंशन या आकार है वो किस शेप का है, तो सीधा हमें टिक करके आ जाना है ट्रायंगुलर शेप का है। एरिया इसका कितना है? एरिया है इसका 12,99,600 किलोमीटर स्क्वायर। ये भी याद रखना इम्पोर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो एरिया था, कितना एरिया था हमारा, वो था 12,99,600 किलोमीटर स्क्वायर। हिंदी में भी लिखा हुआ है, इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, कोई दिक्कत मत मानना क्योंकि दोनों में बताती चल रही हूँ, ठीक है। अब देखो ये है हमारा एक आप कह सकते हो इसका कि नॉर्थ में इसका कौन सा मेन हिस्सा था, साउथ में कौन सा था, ईस्ट में कौन सा था, वेस्ट में कौन सा था। देखो हमारा नॉर्थ में जो हिस्सा था वो था मांडा, जो कि आज का प्रेजेंटली जम्मू और कश्मीर का हिस्सा है। मतलब ये एरिया जो मांडा का था वो इस टाइम जम्मू एंड कश्मीर में है। और फिर अगर साउथ की बात करें तो साउथ में था दैमाबाद, जो कि प्रेजेंटली महाराष्ट्र में है, प्रेजेंट है। और इधर आलमगीरपुर जो कि हमारे उत्तर प्रदेश में है। और इधर देखें तो ये था सुतका गंगोर, इसको सुरकोतदा या मकरान भी बोला जाता है। ये इस समय पाकिस्तान में है, ये हमारे इंडिया में नहीं है, क्योंकि यही मेजर, ये देखो ये मेजर हिस्सा लगभग लगभग हमारा सिंध का होता था, ठीक है ना। इस तरह से ये हिस्सा, ये थोड़ा बहुत हिस्सा मैंने बोला था जैसे इंडिया में भी है, बहुत कम, लेकिन ज्यादातर हिस्सा हमारा ये एरिया ही था। और अगर हम बात करें नॉर्थ वेस्ट की, तो नॉर्थ वेस्ट में मुंडी गग या शुर्तगोई उस समय पर नाम था, इस समय ये आज कहाँ का हिस्सा है? अफगानिस्तान का हिस्सा है। देखो अगर मैप में आपको दिखाऊं तो मैप में ये रहा हमारा इधर मुंडी गग, ये इस समय ये यहाँ पे जो मैप में अगर हम शो करें ये अफगानिस्तान के हिस्से में आता है मुंडी गग। और ये रहा हमारा सुतकांकोर, ये पाकिस्तान में है। पर आलमगीरपुर ये यूपी और ये हमारा दैमाबाद महाराष्ट्र। तो मैप से अगर समझते चलोगे तो जल्दी याद रहेगा। वैसे वो सबसे इजी तरीका है कि इस तरह से लाइन से याद रखो, सीधा नॉर्थ में मांडा, साउथ में दैमाबाद, इधर सुतकंगोर, इधर आलमगीरपुर और इधर मुंडीगढ़ या शुर्तगोई। पूछ लिया जाता है कि कहाँ पर इस समय प्रेजेंट का हिस्सा है, तो वहां टिक कर करके आपको आना है। ये तो सबको ही पता है कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आते हैं, कंप्यूटर बेस्ड पेपर होता है, टाइम बहुत कम होता है, तो अच्छे से पॉइंट्स हमारे दिमाग में बैठे होने चाहिए जिससे कि देखते ही हम बस सीधा वहां पर टिक कर दे, ठीक है। अब देखते हैं कि यहाँ का स्वरूप कैसा था, कैसी सिविलाइजेशन थी। तो देखो जो हड़प्पन सिविलाइजेशन इसको बोला जाता था, इस मतलब कि वैसे तो इसका नाम इंडस वैली सिविलाइजेशन है, लेकिन वैसे इसको हड़प्पन सिविलाइजेशन भी हम बोल सकते हैं, बोला जाता था। ये एक अर्बन सिविलाइजेशन है, यानी कि ये एक शहरी सभ्यता थी, सब कुछ शहरों की तरह बहुत डेवलप यहाँ पर था। आगे देखेंगे कितना डेवलप एरिया था, ये कितनी डेवलप सभ्यता थी, ठीक है। ये इसको ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन भी बोला जाता था, यहाँ क्यों? क्योंकि यहाँ पर कांसे का प्रयोग बहुत ज्यादा होता था। इस समय पर आपका लोहे का आविष्कार कह सकते हैं, लोहे के बारे में लोगों को नहीं पता था। लोहे की खोज कब हुई? लोहे की खोज हुई आगे जाकर के लेटर वैदिक पीरियड में, वो भी इसके बाद हम यहाँ पर पढ़ते चलेंगे। इससे जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा आपका, जब इंडस वैली सिविलाइजेशन कंप्लीट हो जाएगा तो वो आपका वैदिक पीरियड और लेटर वैदिक पीरियड ही आएगा, है ना। तो वो लेटर वैदिक पीरियड में जाकर के हमारा लोगों को पता चला लोहे के प्रयोग के बारे में। उससे पहले यहाँ पर क्या हो रहा था? ब्रॉन्ज कांसे का प्रयोग हो रहा था। बहुत ही शांतिपूर्ण सभ्यता थी, पीसफुल सिविलाइजेशन थी, कोई लड़ाई झगड़ा यहाँ पे नहीं थी, बहुत शांति प्रिय लोग थे, बहुत शांति प्रिय यहाँ के लोगों का जीवन था, ठीक है। फिर देखते हैं यहाँ की पॉलिटिकल लाइफ कैसी थी। यहाँ का पॉलिटिकल लाइफ में देखते हैं, हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो को क्या बोला जाता है? ट्विन कैपिटल भी बोला जाता है, दोनों को ट्विन कैपिटल्स, यानी कि एक तरह से बोल सकते हैं बहनें, इनको बोल लो हिंदी में, है ना। किस नाम से फेमस है ये ट्विन कैपिटल? बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट करते चलो अपने साथ, अपने पास लिख लोगे तो याद रहेगा, ऐसे सुन करके याद नहीं रहता। आगे देखते हैं,
हड़प्पन जो रूलर्स थे वो क्या मानते थे, वो सबसे ज़्यादा विश्वास किसमें करते थे, वो वाणिज्य, कॉमर्स में ज़्यादा विश्वास करते थे, यानी कि देखो बिज़नेसमैन ये लोग थे, व्यापारी लोग थे। और देखो जहाँ पर व्यापार, जहाँ पे लोग व्यापारी होंगे, बिज़नेसमैन होंगे, चाहे वो कोई कंट्री हो, चाहे वो कोई स्टेट हो, चाहे वो कोई शहर हो, जहाँ पर लोग वाणिज्य करते हैं यानी कि बिज़नेस करते हैं, वो बहुत ज़्यादा डेवलप होगा। ये एक फैक्ट है। जिस शहर में, जिस देश के लोग मोस्टली बिजनेसमैन होते हैं, वो देश बहुत ज़्यादा डेवलप होता है, वहाँ की इकोनॉमी भी उस हिसाब से बहुत ज़्यादा डेवलप होती है एज कम्पेयर टू जॉब पर्सन्स, है ना। देखो उसके बाद आते हैं गवर्नेंस किसके हाथ में थी, मर्चेंट्स, यानी कि जो हमारे वही आपके जो बिजनेसमैन है उन्हीं के हाथ में हमारी गवर्नेंस थी। मतलब यहाँ पे कोई राजा नहीं होता था, सब कुछ जो इनके हाथ में ही रहता था, ठीक है ना। किसी नरेश के अस्तित्व का संकेत नहीं मिलता, मैंने बता दिया, कोई राजा नहीं होता था। जो भी गवर्नमेंट्स चलाते थे, जो भी गवर्नेंस होती थी, वो इन्हीं के द्वारा चलाई जाती थी। किसके द्वारा, मर्चेंट्स के द्वारा। अब आगे देखो, आगे आती है इनकी नगर योजना, टाउन प्लानिंग, किस तरह से इनके नगर को बनाया गया था। अब ये बहुत बढ़िया चीज है, यहाँ पर इसको ध्यान से समझना, और मोस्टली क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिए जाते हैं। तो देखो, हड़प्पा संस्कृति की प्रमुख विशेषता ही नगर योजना थी। इनके जो एक टाउन प्लानिंग थी, बहुत डेवलप टाउन प्लानिंग थी, बहुत ही प्लानिंग से टाउन्स को काटा गया था। प्रत्येक नगर नदी के किनारे बसा हुआ था। हाँ, एक ही सबसे मोस्टली इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ पर इस टाइम पर इंडस वैली सिविलाइजेशन का हर एक शहर, हर एक नगर, गांव तो होते नहीं थे क्योंकि बता दें एक अर्बन सिविलाइजेशन थी ना, शहरी सिविलाइजेशन थी, तो प्रत्येक नगर नदी के किनारे बसा हुआ होता था। हड़प्पा जो था वो रावी नदी के किनारे बसा हुआ शहर था, और जो मोहनजोदड़ो था हमारा, वो सिंधु नदी के तट पर बसा हुआ शहर था। ये भी पूछ लिया जाता है, याद रखना। नगर दो स्तरीय था। अब नगर को भी दो स्तर में बांटा गया था। कैसे, एक था ऊपरी शहर, एक था हमारा निचला शहर। ऊपरी शहर में क्या होता था, ऊपरी शहर में बहुत अमीर लोग रहा करते थे, जैसे कि दुर्ग कह सकते हैं, जिनके बड़े बड़े महल, दुर्ग थे, दुर्ग का मतलब होता है महल, वो ऊपरी शहर में रहा करते थे, और बाकी के लोग निचले शहर में रहा करते थे। ऊपरी स्तर की किलेबंदी की जाती थी, फोर्टिफाइड होता था। किलेबंदी यानी कि कोई भी बाहर से दुश्मन आकर के आक्रमण न करते, इसलिए ये फोर्टिफाइड रहता था। किलेबंदी को इंग्लिश में फोर्टिफाइड बोला जाता है, ठीक है ना। देखो, नगरों के जो भवन जाल थे वो ग्रिड की व्यवस्था में थे। ग्रिड मतलब क्या होता है हमारा, ग्रिड मतलब होता है जाल, चेस बोर्ड जैसा होता है ना, इस तरह से इनके भवन बने हुए थे। कैसे काटा गया था, देखो एग्जाम्पल दिखाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये देखो, ये हमारी सड़कें हैं, और फिर इनके बराबर बराबर यहाँ पर हमारे घर बनाए जाते थे। देखा कितनी प्लानिंग से, कितने अच्छे से इनको यहाँ पर इन्होंने अपने नगर को बसाया हुआ होता था। तो इसको चेस बोर्ड पैटर्न भी हम बोल सकते हैं, या फिर ग्रिड पैटर्न भी बोल सकते हैं। मतलब मान के चलो, ये हमारी सड़कें जा रही हैं, और ये इनके बराबर बराबर हमारे घर बसे हुए हैं। ऐसा नहीं होता था कि कहीं बहुत ही बढ़िया पैटर्न इनका रहता था, ग्रिड पैटर्न, जाल की तरह। ये देखो, यहाँ भी दिख रहा है इस समय किस तरह से ये हमारी सड़कें जा रही हैं, और ये सड़कों के बराबर बराबर बहुत ही पैटर्न वाइज इन्होंने घर, भवन बनाए हुए हैं। ये उस समय की तस्वीरें हैं जिस समय यहाँ की खुदाई शुरू हुई, है ना। देखो, ये सड़कें और ये भवन, कितने अच्छे से, कितना सुंदर पैटर्न लग रहा है। उसी से मान के चलो कितने डेवलप लोग रहे होंगे, कितना बढ़िया तरीके से इन्होंने अपने शहर को बनाया हुआ है, ठीक है ना। चलिए आते हैं वापस अपने पॉइंट पर हम। प्रमुख भवनों में बहुमंजिली, एक मंजिली घर, विशाल स्नानागार, अनाज रखने की कोठार, सार्वजनिक भवन, मजदूरों का घर। ज्यादातर घर जो होते थे वो डबल स्टोरी, ट्रिपल स्टोरीज भी होते थे, एक मंजिले घर भी होते थे, यानी कि सिंगल स्टोरी सिर्फ ग्राउंड फ्लोर पे, ठीक है। विशाल स्नानागार, इनकी सबसे बड़ी जो यहाँ पर हम कह सकते हैं एक कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स बोल सकते हैं, वो क्या था कि इनके जो स्नानागार थे, इनके जो बाथरूम्स थे, वो बहुत बड़े बड़े थे। जब खुदाई हुई तो जो इनके स्नानागार निकले, वो बहुत बड़े बड़े स्नानागार इनके घरों में होते थे। और अनाज रखने की भी सबके घर में स्टोरेज होती थी। इन्होंने अपने घरों में स्टोरेज का भी एक पार्ट बनाया हुआ था अलग से, कि वहां पर ये अपने अनाज को स्टोर करके रखते थे। सार्वजनिक भवन और मजदूरों के लिए भी घर होते थे। इन्हीं के अपने घरों में मजदूरों के लिए, मतलब जैसे कह सकते हैं इनके नौकर के लिए भी ये कमरा या घर अपना जो भी उस टाइम रहता होगा वो देते थे, ठीक है ना।
अब देखो आगे, सड़कें एक दूसरे के समकोण कटी हुई थी, यानी कि पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण। समकोण का मतलब होता है एट द राइट एंगल, बिल्कुल सीधी कटी हुई सड़कें थी। देख रहे हो, एक दूसरे को राइट एंगल पे काट रही है। यही पैटर्न है, इसी पैटर्न को हमने यहाँ पर ग्रिड पैटर्न भी बोला है। तो यही यहाँ पर लिखा गया है कि समकोण एक दूसरे के काटे जाती थी, यानी कि राइट एंगल पे काटी जाती थी। अब आते हैं, सड़क किनारे पक्की नालियां तथा गड्ढों का निर्माण किया जाता था। देख रहे हो, पक्की नालियां होती थी उस टाइम पर भी, और गड्ढों का निर्माण भी किया जाता था, और नालियां ढकी हुई रहती थी, जो कि साफ सफाई की और प्रमुखता के ध्यान को आकर्षित करती थी। तो बहुत ज्यादा डेवलप हम कह सकते हैं कि इनकी टाउन प्लानिंग उस समय पर भी होती थी। तो आज के लेक्चर्स में इतना ही हम पढ़ेंगे। इससे नेक्स्ट पार्ट जो इसका देखेंगे हम, वो उसके लेक्चर सेकंड में देखेंगे। बाकी का जो भी इसका पार्ट है इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड, चाहे वो इसके शहर हो, वहाँ की विशेषताएं हो, जो भी सब है वो हम इसके लेक्चर 2 में पढ़ेंगे। आई होप आपको जो भी आज मैंने यहाँ पर बताया है वो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और आप इसको अपने पास नोट जरूर कर लें, क्योंकि इस तरह से पढ़कर सीधा आपको याद नहीं रहने वाला। नोट कर लेंगे और बार बार इसको रीड आउट करते रहेंगे, तो अच्छे से आपके हर एक पॉइंट दिमाग में याद हो जाएगा। सो मिलते हैं अगली लेक्चर में इसके। थैंक यू सो मच।